हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लामिस थ्योरम मोशन इन लॉज ऑफ मोशन में। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट कोई क्वेश्चन करा दे, दो क्वेश्चन करवा देता है। एग्जांपल नंबर 3 देखो। एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, तो एक फिगर बना हुआ है, प्रूफ वाला करा। हाँ वही करवा रहा हूँ। वही आप करा। हाँ, सभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बुलाएंगे कहीं ठीक है। देखो, तो यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी, और इस पे mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है रेडिएशन वाला T1, हाँ T1 T2, और ये एंगल दे रखा है अल्फा, और ये एंगल दे रखा है बीटा। इसमें पूछ रहा है टेंशन T1 और T2 बताना है। ठीक है। बॉडी ऑफ मास m is suspended by two strings making angle alpha and beta with the horizontal as shown in the figure. Find the tension in the string। मतलब कि T1 और T2 स्ट्रिंग का टेंशन पूछ रहा है। हम ठीक है, कोशिश किए थे सर। चलो देखो क्या काम करेंगे। ये अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है, हाँ इसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, हॉरिजॉन्टल यहाँ ले लेंगे। अब ये बीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा 90 माइनस बीटा। इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आएगा T2 cos बीटा, cos नहीं sin बीटा आएगा, साइन आएगा। cos 90 माइनस बीटा तो sin बीटा हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट। और ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा T2 cos बीटा। ऐसे इसको भी रिजॉल्व करेंगे। कॉस का काहे साइन में चली गई। 90 माइनस बीटा ये वाला एंगल लेंगे ना। सर आप बता दीजिए कि 90 अच्छा ना पहले क्वाड्रेंट में चलो देखो, पहले में क्या बन जाता है। या ऐसे भी ले सकते हो, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा एंगल बनेगा अल्टरनेट से। अभी इसको रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में ये आएगा T1 cos अल्फा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा T1 sin अल्फा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो क्या हुआ। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल, और नीचे वाला फोर्स दोनों के इक्वल के बराबर हो जाएगा। क्या इक्विलिब्रियम में ये वाला cos अल्फा होगा, ये वाला साइन T1 sin अल्फा ऊपर ही होगा। अरे ये एंगल अल्फा है, ये भी तो अल्फा होगा अल्टरनेट। साइन का इसको रिजॉल्व करोगे तो इसके एंगल के डायरेक्शन में जो रिजॉल्व होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉस में होता है। हाँ तो वो साइन। वो मैं उधर देख रहा हूँ। देखो इधर। अब क्या इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको T1 और T2 पता करना है। इन इक्विलिब्रियम तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी इक्वल, इधर है T1 cos अल्फा और वो है T2 cos बीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन। और ये वर्टिकल वाला इसको बैलेंस कर देगा, T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg। क्या करेंगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल T1 और T2। हमको T1 और T2 ही पता करना है। क्या काम करोगे जानते हो, यहाँ से T2 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। T2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा T1 टाइम्स cos अल्फा अपॉन cos बीटा। ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ये आ जाएगा T1 sin अल्फा प्लस sin बीटा, और T2 की वैल्यू क्या है cos अल्फा अपॉन cos बीटा T1 cos T1, हाँ T1 लिख रहा हूँ mg। सर ये दूसरा वाला इक्वेशन कहाँ से आया है। दूसरा इसको बैलेंस करेगा, ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये नीचे एक डायरेक्शन में। और क्योंकि इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, इसका मतलब नेट फोर्स अपवर्ड विल बी इक्वल टू नेट फोर्स डाउनवर्ड। नेट फोर्स डाउनवर्ड व्हिच इज mg एंड नेट फोर्स अपवर्ड सम ऑफ दीस टू वेक्टर्स। ठीक, तो यहाँ से T1 कॉमन कर लेंगे। T1 जब कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा sin अल्फा, और cos बीटा यहाँ पे मल्टी डिवाइड है, इसमें एलसीएम ले लेंगे। ऐसे लिखो sin अल्फा प्लस cos अल्फा sin बीटा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू mg। इसका इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एलसीएम लेके, तो आएगा T1 sin अल्फा cos बीटा, और यहाँ cos अल्फा sin बीटा, फार्मूला किसका बन जाएगा sin अल्फा cos बीटा
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ चुके हो हाई स्कूल में। साइन ए प्लस बी का साइन कॉस ए साइन हो गया, ये आ गया। और ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन ए प्लस बी मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आ गया P1 यहीं रहने दो, इसका इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई mg सर कॉस अल्फा प्लस cos सर बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होगा? माइनस में होता है। अभी आ रहा है, ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये क्या निकल गया T1 की वैल्यू आ गई। अब क्या काम करेंगे, इस T1 की वैल्यू इसमें रख देंगे, इस T1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा T2। तो आ गया T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू यह कॉस अल्फा अपान कॉस बीटा इंटू T1 की वैल्यू ये mg कॉस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या कैंसिल होगा, कॉस बीटा कैंसिल, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा mg कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। ये समझ लो ये एक तरह का ये फार्मूला भी है। आपको ऐसा कई अरेंजमेंट दिया रहता है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज कर देगा, मास कुछ और कर देगा, डायरेक्ट टेंशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। याद करने का ट्रिक देखो, T1 जो आया है, देखो T1 टेंशन इसमें है और एंगल किसका आया है, बीटा का, कॉस बीटा। ये दोनों देखो दोनों में कॉमन है, mg अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, mg अपान साइन अल्फा प्लस बीटा दोनों में है। तो T1 लेना है तो कॉस बीटा, T2 लेना है तो कॉस अल्फा, T2 कॉस अल्फा हो गया। एक क्वेश्चन और है वो करवा दे रहा हूँ, हटाए ऊपर से, आधा लिखिए। वहाँ लिखना ही है बॉक्स में। अच्छा तब तक हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ठीक है, बना दियो ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। A uniform rope of length L है, and mass M resting on a frictionless horizontal surface is pulled at one end by a force F। तो उसके बाद फिगर में यहाँ मिलेगा। Pulled at one end by a force F. What is the tension in the rope at a distance L from the end where the force is applied? टेंशन पूछा है। हटाएं? देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L, एक यूनिफॉर्म रस्सी है रोप ऑफ लेंथ जिसकी L लेंथ क्या है, L है, और कह रहा है इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो रस्सी है ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो कि फ्रिक्शनलेस है उस पे है, मतलब कि फ्रिक्शन के कारण कोई फोर्स इस पे नहीं लगेगा। अब इसको क्या किया जा रहा है, पुल्ड एट वन एंड बाय अ फोर्स F, और एक एंड से इसको फोर्स F लगा के खींचा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड। कह रहा है कि रस्सी में एंड से L डिस्टेंस पे टेंशन कितना आएगा जहाँ पे फोर्स अप्लाई, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, क्या है, L लेंथ है। तो यही पूछ रहा है कि इसमें टेंशन कितना आएगा, मतलब समझे रस्सी ऐसा है कुछ, रुको मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा समझो, ये है रस्सी कोई, ये ऐसे रस्सी है कोई L लेंथ की,
इसमें फोर्स एफ लगा के ऐसे खींचा जा रहा है, हाँ। तब कह रहा है इंड से जो एल लेंथ पे कितना टेंशन लगेगा, टेंशन फोर्स पूछा। बात समझ में आया? इंड से ये रस्सी है, वो और कुछ नहीं सीखना, रस्सी है, ठीक, रोप है, तो इतने लेंथ में कितना टेंशन लगेगा वो पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मान लेते हैं इस पूरे रस्सी का जो मास है वो m है, क्या m है, मास m है। लेट मास ऑफ रोप इज m मास है, तो मास, ये मास कितने लेंथ का है, l लेंथ का है, हाँ। कैपिटल L, तो एक L लेंथ का मास भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। अब देखो तो मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप, ये क्या है, मास डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ये यूनिट लेंथ का मास हो गया, कितना, यूनिट लेंथ है। अच्छा ये बताओ, ये पूरा लेंथ L है और ये स्मॉल L, तो बचा कितना लेंथ, L माइनस स्मॉल L, ठीक है। अब देखो हो गया ये मास पर यूनिट लेंथ। अब हम क्या निकालेंगे, इतने लेंथ का कितना मास है, कितना, L माइनस L लेंथ का कितना मास है। सर हमको चाहिए L वाला है। हाँ रुक जाओ, बता रहा हूँ टेंशन कैसे आएगा, ठीक। तो क्या आएगा, मास ऑफ, दोनों निकालेंगे ना, मास ऑफ L माइनस L लेंथ रो, किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, m बाई L, L माइनस L डैश, इसको हम क्या मान लें, m डैश मान लें, m डैश मान लें, m डैश। अब देखो क्या होगा, तो जब इसको इस फोर्स से पुल किया जाएगा, इस फोर्स से पुल किया जाएगा, और ये है फ्रिक्शन लेस, क्या है, फ्रिक्शन लेस, तो इस पे लगने वाला फोर्स देखो, इसमें कुछ न कुछ एक्सेलरेशन आएगा, हाँ। कुछ न कुछ एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन कहते हैं लिखेगा, सर अभी स्प्रिंग वाला पानी से वही नहीं है, हाँ पहले स्प्रिंग वाला तानने वाला। हाँ बता रहा, देखो क्योंकि इतने लेंथ में टेंशन पूछ रहा है, इतने लेंथ में, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब इसको खींचेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन भी लगेगा, वो टेंशन किसके, इसके मास के कारण लगेगा ना। देखो हाँ हाँ। इधर की तरफ टेंशन लगेगा, वो क्यों लग रहा है टेंशन, इस वाले मास के कारण, क्योंकि ऐसे समझो, कहाँ दिया, ऐसे समझो जब इतना लेंथ का ऐसे इसको हम खींच रहे हैं, तो इतना जो इस तरफ का मास वाला लेंथ मास है रोप का, उतना तो अपना इनर्जिया है उसमें, और इनर्जिया है तो उसका अपोज करेगा, और उसी अपोज के चक्कर में इसमें क्या लगेगा, टेंशन, और टेंशन। अब क्योंकि बॉडी इधर जा रही है, बॉडी अभी मूव नहीं कर रहा, टेंशन किसे खींचा जा रहा है, इसको टेंशन खींचा, इसका मतलब ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला फोर्स इस टेंशन टी के बराबर होगा ना, नहीं समझ पाए, इस फोर्स से अगर ऐसे खींचा जा रहा है तो कौन अपोज करेगा, ये जितना इसका मास है, ये वाला मास उसको अपोज करेगा, और ये अपोज क्यों कर रहा है, ड्यू टू इनर्शिया के कारण, अपोज क्यों कर रहा है, ड्यू टू इनर्शिया। सर लेकिन ये जो यफ है ये तो पूरे रस्सी पे लग रहा है ना। अब देखो तो ये क्या है, ये आ गया इसका मास, अब जब फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, ये पूरी रस्सी जाएगी, हाँ। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन क्या होगा, मास, फोर्स दिया है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास एक्सेलरेशन, टोटल वाला मास होगा। हाँ टोटल ही, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय मास। अब इस एक्सेलरेशन से इतने मास को खींचेगा तो टेंशन लगेगा, क्योंकि इतने मास को, ये मास किसका है, इतना, जब इस एक्सेलरेशन से इस मास को ले जाएगा तो टेंशन, क्योंकि टेंशन इसी फोर्स के कारण आएगा ना, इसी मास के कारण, ये तो खुद ही जा रहा है, उसमें फोर्स लगा है, ठीक, इस मास के कारण, उसके कारण उसमें भी टेंशन कुछ लग रहा है। हाँ लेकिन हमको पूछा इतने का पूछा है, तो उसको समझ लो कि इसी फोर्स से ये पूरा चल रहा है, तो इसका मतलब ऐसे समझ लो कि इतने लेंथ का पूछा तो समझ लो इतनी पतली रस्सी इधर से लगी है और इधर कोई ट्रॉली है, ये पूरा हाँ। इतना मास है तो टेंशन इसके कारण लगेगा ना, तो ये, तो इसमें आ जाएगा टेंशन, टेंशन ड्यू टू L, किस लेंथ के कारण लगेगा, L माइनस L लेंथ के कारण, ये आ जाएगा टेंशन। तो क्या है, क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, और मास कितना है L माइनस L लेंथ का, ये निकला है, ठीक, m डैश लिख सकते हो इनटू एक्सेलरेशन a, m डैश की वैल्यू क्या है, m बाई l, l माइनस l इनटू एक्सेलरेशन f बाई m, और m से m कैंसिल,
ये आ गया एफ एल माइनस एल बाई एल, यही आंसर है, यही क्या है टेंशन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा यदि पूरी बॉडी चली जाती, पूरी रस्सी, उसमें टेंशन कितना लगता है? अगर पूरी रस्सी के लेंथ में टेंशन पूछता, पूरी रस्सी मूव कर जा रही है तो उसमें टेंशन कितना लगता है? जीरो टेंशन, क्योंकि पूरी रस्सी मूव कर रही है तो तनाव कहाँ से? पूरी रस्सी साथ में चली जा रही है ऐसे, ठीक। अगर इतने लेंथ में पूछे इसका मतलब भारी रस्सी ऐसा कुछ है, ठीक। आगे अब ये नहीं बता रहा हूँ, हो गया क्वेश्चन 2 करवा दिए। अब आते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अच्छा क्वेश्चन, तो ये है थियरी है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, देखो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ये किससे कनेक्ट है? कनेक्टेड बॉडीज किससे कनेक्ट है? थ्रू अ पुल्ली। किससे कनेक्ट है? थ्रू अ पुल्ली, थ्रू अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुल्ली, कनेक्टेड बॉडी। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ फिगर बना के। तो ये कैसा है? एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस, ध्यान रखना फ्रिक्शनलेस पुल्ली, ठीक। ये कैसा पुल्ली है? स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, और इससे 2 बॉडी कनेक्टेड हैं जिसका मास, एक का स्मॉल एम है, एक कैपिटल एम। यहाँ पे एम जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल एम है। तो जब ऐसे फ्रीली सस्पेंड है तो किधर की तरफ मूव करेगा ये बॉडी? जब ये फ्रीली सस्पेंडेड है, ये कम मास है, तो ये इधर की तरफ क्या लगाएगा? कैपिटल एम जी, और ये लगाएगा ये भी एम जी, स्मॉल एम जी। लेकिन ये फोर्स ज्यादा लगेगा तो इधर की तरफ मूवमेंट होगा, मूवमेंट इधर होगा, इसका नेट एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन किधर जाएगा? ऊपर, क्योंकि ये जब नीचे जाएगा तो ये ऊपर, एक्सेलरेशन उसी से, क्योंकि जितना तेज ये जाएगा, हाँ ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर ए एक्सेलरेशन। अरे माइनस ए अभी लिख रहा हूँ, डायरेक्शन पहले तो ये ऊपर दिखा दिया तब क्या। अब चलो, तो ये इसमें देखो एक चीज किया जाता है पुल्ली वाले सिस्टम में, पुल्ली या किसी भी इसके पहले जो टेंशन बताया वहाँ पे भी एक होता है एफ फ्री बॉडी डायग्राम, जिसका भी बनाया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इसका मतलब जब ये नीचे आएगा तो इसमें टेंशन किधर की तरफ लगेगा? इधर, ये नीचे खींच रहा है ना, तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। और ये नीचे आ रहा है और ये बॉडी ऊपर जा रहा है, तो ये टेंशन ऊपर की तरफ ही लगेगा, क्योंकि ये खींच रहा है। तो नीचे की तरफ लगेगा। अरे ये खींच रहा है, ये नीचे की तरफ, लेकिन जा तो ऊपर रहा है ना। हाँ, तो ये ज्यादा हो गया इस केस में। अब ये इधर आ रहा था, ये ज्यादा हो गया इस केस में, टेंशन तो उधर की तरफ ही लगेगा ना। अब देखो, तो इसमें एक चीज बनाते हैं, हर क्वेश्चन इस टाइप में करना है। क्या बनाना? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम लिख दे रहा हूँ, ये कैसे होता है बता रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम, यही ना फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इसको FBD भी बोलते हैं, आप जहाँ यूज करेंगे FBD बोलेंगे, ठीक। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है जितने भी बॉडी हैं उनको हम फ्री कर देंगे और देखेंगे कि नेट फोर्स उसमें कितना लग रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये बॉडी है, इसको अगर हम फ्री ऐसे लिखें, अब देखो इसमें लगने वाले सारे फोर्स भी लिखो। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। और किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? a। अब बताओ यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ लग जाएगा ना। तो इसमें लगने वाला नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स mg माइनस टी। हाँ, क्योंकि मूव किधर कर रहा है? नीचे की तरफ, mg माइनस टी। अब ये नेट फोर्स है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, क्योंकि ये इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो ये आ जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू मास, ये है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। यहाँ से टेंशन आ जाएगा, बोलो
यहाँ से टेंशन आ जाएगा, मास वो सब पता है, टेंशन टी इधर चला जाएगा तो आ जाएगा मास कॉमन कर लोगे G माइनस ए, ये आ गया क्या रस्सी में टेंशन। अब जो ये टेंशन है भाई ये भी क्या है टेंशन, क्योंकि सेम रस्सी है, ध्यान रखना सेम अगर रोप है उस पर लगने वाला टेंशन भी सेम होगा, सेम रोप सेम टेंशन हर जगह। हाँ अगर रस्सी ये सेम है तो सब में टेंशन सेम आएगा ना, ये एक राशि है तो सब पे जोर एक ही ना पड़ेगा। अब देखो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये BD सर उसका टेंशन अलग आएगा, कहेगा लगाएगा यार, सेम रस्सी है, वो स्मॉल mg है, स्मॉल mg नहीं तो खींच तो यही रहा ना, खींच ये रहा है, लेकिन जब वहाँ पे मास रखेंगे तो ये स्मॉल वाला जब रखेंगे। नहीं, रुक जाओ, बता रहा हूं। देखो तो यहाँ पे हमको एक्सीलरेशन, अच्छा एक्सीलरेशन भी पता करना है, ठीक। अब देखो एक्सीलरेशन आ जाएगा, वहाँ पे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, FBD ऑफ m, मास m वाले क्या आएगा यहाँ पे स्मॉल m, नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन T लग रहा है और विद एक्सेलरेशन A से ये ऊपर जा रहा है ना। तो अब बॉडी ऊपर जा रही है तो नेट फोर्स किधर आएगा, T माइनस mg स्मॉल इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहाँ पे T कितना आ जाएगा, mg उधर mg प्लस a, mg प्लस a, ठीक। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक तो है सर, हाँ ठीक है। टेंशन अलग, ये टेंशन क्या टेंशन अलग हो गया ना, मास अलग नहीं है, सेम है, ये दोनों टेंशन सेम है। कैसे तुमको लग रहा है अलग है, सर बता दिया सेम। सर मास इसका भारी है, मतलब ज्यादा है सर, वो ज्यादा मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन घट गया, लेकिन मास कम है, एक्सेलरेशन जुड़ गया। अब बताओ यहाँ ये वाली क्वांटिटी कम है लेकिन ज्यादा में मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ ये वाली क्वांटिटी कम है लेकिन ज्यादा में मल्टीप्लाई आएगा सेम। सर देख लीजिए, एक 5 किलो रखिए, एक 10 किलो रखिए, और 10 रखिए, और 2 वो रखिए, एक्सेलरेशन दोगे, हाँ एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, 2 दे रहे हैं ना, दो कहा अपने से, तुम कहा दे रहे हो, ये अपने से मूव कर रहा है, तुम कहा दे रहे हो एक्सेलरेशन, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा ना कि तुम अपने से उसको खींच रहे हो, तुम कुछ नहीं करने वाले हो। एक भारी मास है, एक स्मॉल मास है, उसको पुली से लटका के छोड़ दिया गया है। ये मान लीजिए बड़ा वाला 10 किलो का है, बट खरा छोटा वाला 5 किलो का है। हाँ कह रहा हूँ सेम रोप सेम तो आएगा। अब देखो एक्सेलरेशन इसमें निकालना है, हाँ रुक जाओ क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सेलरेशन पहले जितना करवा रहा हूँ उतना अभी समझा देना, हो गया। चलो देखो अब ये हटाता हूँ। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो ये भी टेंशन ये भी टेंशन, इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और सब हटा देना, ठीक। तो ये भी टेंशन ये, इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू कैपिटल M G माइनस स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल m G प्लस a, क्या हो जाएगा mg माइनस ma इज इक्वल टू mg प्लस ma। हमको एक्सेलरेशन निकालना, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो आ जाएगा g कॉमन कर लो, m माइनस स्मॉल m इंटू जी, और वहाँ पे m प्लस स्मॉल m इंटू a, एक्सेलरेशन आ गया m माइनस m अपान m प्लस स्मॉल m इंटू जी, यही क्या आ गया नेट एक्सेलरेशन। अब समझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ से अब एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा, क्योंकि वो बॉडी पर डिपेंड करेगा, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दो बॉडी को लटका दिए अलग अलग मास का और छोड़ दिए पुल्ली पे, और वो अपने आप मूव कर रहा है, जिधर भारी रहेगा उधर की तरफ मूव करेगा, टेंशन दोनों में सेम। ये चीज चाहे तो लिख दो, सेम रोप सेम टेंशन, सेम रोप सेम टेंशन, ठीक है। ये बहुत काम आएगा, अभी अभी फुल्ली वाला बड़ा अच्छा सिस्टम है, ठीक है। अब टेंशन निकाल लो, चाहे इस फॉर्मूले में रखो चाहे इस फॉर्मूले में, टेंशन देखो दोनों में सेम आएगा, ठीक है। अब टेंशन देखो, इस फॉर्मूले में रख के हम टेंशन निकाल रहे हैं, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, T m G माइनस a की वैल्यू ये रखो, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, जी दोनों में से कॉमन कर लो, जी कॉमन कर लोगे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, m प्लस स्मॉल m माइनस m माइनस माइनस प्लस m डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m, और ये g बाहर ले गया,
ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा m प्लस m, 2m और यहाँ कैपिटल m है, तो आएगा 2mm अपान m प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये क्या आ गया, टेंशन फोर्स आ गया। ठीक है, अब जब भी दो बॉडी ऐसे दिया रहेगा और उसका टेंशन पूछेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा, तो हम आराम से इन फॉर्मूले का यूज करके उसका टेंशन भी निकाल सकते हैं रस्सी में, और क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, किस एक्सेलरेशन से वो बॉडी मूव कर रही है, कनेक्टिंग बॉडी। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हम बता दिए। अब चल रहे हैं क्वेश्चन कुछ करवा दें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस इतना ही था ये। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, तब फ्रिक्शन शुरू होगा। चलो देख लो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सिंपल सा है, अ पुल ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ रोप अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ 7 किलोग्राम लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द मास ऑफ द रोप इज 0.5 किलोग्राम। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप। फोर्स जो है रोप पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, देखो क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, एक स्मूथ सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन लेस दिया हुआ ना, अप्लाइड ऑन द रोप। अच्छा, इसका इस पे जो है फोर्स लगाया जा रहा है, पुल किया जा रहा है एक रस्सी से, इस पे रस्सी से, और रस्सी से इसको 15 न्यूटन का फोर्स लगा के पुल किया जा रहा है, और इसका जो मास है वो 7 किलोग्राम है, जबकि इस रस्सिया का मास जो है ये कैपिटल एम है, और इस रस्सी का जो रोप का मास है वो 0.5 किलोग्राम है। इतना भारी रस्सी है, बताओ। मास ऑफ द रोप इज इतना। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप। मतलब कि ब्लॉक जो है रस्सी पे कितना फोर्स लगाएगा, मतलब टेंशन फोर्स पूछ रहा है। ब्लॉक रस्सी पे कितना फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन रोप। हाँ बोलो, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये। अरे भाई, ये रस्सी से बांध के खींच रहे हैं तो इसमें टेंशन आएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, और यही टेंशन पूछ रहा है इसमें, क्योंकि इतना ही फोर्स ये लगाएगा। आप बताओ, तो पहली बात, नेट फोर्स तो 15 न्यूटन का है, और नेट फोर्स को टोटल मास खींच रहा है, अपना रस्सी तो अपना खुद ही लगा रहा है, प्लस इसका भी मास खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स, नेट फोर्स 7 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना है 15, और 7 + 0.5, 15 डिवाइडेड बाय 7.5 कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 75, 75 टू जा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन आ गया तो हम इस पे, इसके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट क्या 40, हाँ 7 टू जा 14, या हमको टेंशन निकालना है ना, ये मूव कर रहा है तो क्या करेंगे, 15 - t। ये ब्लॉक इस रस्सी पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन आया इस पूरे सिस्टम का आया, तो इस एक्सेलरेशन से ये बॉडी भी चल रही है। इसका मतलब ये रस्सी इस एक्सेलरेशन से इस बॉडी को खींच रहा है। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 विच इज इक्वल टू m × a। ठीक, अब देखो F2 जो आएगा वो आएगा ma। इसका ये रस्सी जो है, पूरी रस्सी इस पे जो फोर्स लगा रही है, m कितना है 7 × 2 14 न्यूटन। ये तो इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर ये रस्सी या पूरा ये 15 न्यूटन इस पे फोर्स लगा रहा है, इतना 14 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना, उतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ड्यू टू इट्स एनर्जिया के कारण। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन, अरे देखो, क्योंकि ये रस्सी पे लगा है इतना फोर्स, और रस्सी अपना मास लेके इसको पूरा खींच रही है 15 न्यूटन से, तो ये तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 आ गया। अब पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन मतलब ये एक्सेलरेशन इसका भी है,
और ये इस एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसका मतलब अगर रस्सी का मास हटा दे तो ये बॉडी पूरा, इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है F2, मास इतना है और विद एक्सेलरेशन 2 से जा रहा है। इस बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है वो 14 न्यूटन। अब क्योंकि इस बॉडी पे 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी अपने इनर्शिया के कारण इधर की तरफ उतना ही फोर्स लगाएगा और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें टेंशन लाने के लिए, क्योंकि यही पूछा ना ये ब्लॉक। दोनों तरफ 14 बराबर हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। हाँ तो इसी के कारण तो ये खींच रहा है कि नहीं। अगर ये 14, देखो ये अकेले 14 न्यूटन का है लेकिन ये 15 नेट फोर्स जो है 1 न्यूटन हो जा रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, और ये नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है पूरी बॉडी को ले जाने में। लेकिन अगर अकेला इसको बॉडी देखो, इस पे 14 न्यूटन का फोर्स लगा, 14 इसका मतलब ये अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में। और आगे की तरफ जा इसलिए रहा है क्योंकि इस पे जो टोटल फोर्स 15 न्यूटन और ये 14 न्यूटन ये लगा है। बाकी ये मास का कारण भी तो लग रहा है फोर्स ना, ये भी तो इनर्शिया है भाई, ये रस्सिया में इनर्शिया है ना। तो 1 न्यूटन इसका मतलब ये भी एक्सर्ट कर देगा। सर एक ये ले लीजिए 14 वो ले रहा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ तो या तो बराबर देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रुका हुआ है रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, ये बैलेंस वाला कर पड़ा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वो 0 हो जाए तब भी वो सेम डायरेक्शन में रहे। अब ये मूव कर रहा है या इसको जब 15 न्यूटन से खींचने लगे तो इस पे लगा जो नेट फोर्स 15 से खींच रहा है, ये सबको 15 से, इसमें एक्सेलरेशन आ गया इसका। अब ये एक्सेलरेशन इसका मतलब अगर इसको हटा दे तो इसको नेट फोर्स लगने वाला 14 न्यूटन। अब 14 न्यूटन आ गया तो इस पे न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। इसका मतलब इसका इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये अपोजिट डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा रहा है, तभी तो इसको खींचने के लिए 14 न्यूटन की जरूरत पड़ी। हाँ भाई किसी बॉडी को खींचने के लिए कितना जरूरत पड़ रहा है फोर्स को, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनर्शिया जो है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, मतलब अपने पोजीशन में चेंज करना नहीं चाहती और उसको अगर उतना फोर्स से खींच ले जा रहे हो इसका मतलब उसकी इनर्शिया इतना एडजस्ट कर रही है। बात समझ में आ? अगर इसको खींचने के लिए 14 न्यूटन की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब इसका इनर्शिया इतना फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, तभी तो ये। और नेट फोर्स ज्यादा इधर की तरफ लग रही है मोशन के डायरेक्शन में, इसलिए ये खींच रही है। तो ये आ गया न्यूटन थर्ड लॉ से क्या आ जाएगा F2। F2 क्या है, ये इसके द्वारा F2 फोर्स, और यही फोर्स क्या होगा, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस पे फोर्स लगा, ये वाला फोर्स, ये जो कि ये दोनों बराबर होंगे। ये F2 भी कितना आ जाएगा, F2 बराबर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये आ गया 14 न्यूटन। किधर, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट आप ऐसे लिख सकते हो, -14 का इन अपोजिट डायरेक्शन या टूवर्ड्स, डायरेक्शन वैसे नहीं पूछा है, टूवर्ड्स लेफ्ट, ये राइट है तो लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। ये न्यूटन थर्ड लॉ यूज करना है। सर रस्सी उस पे 14 न्यूटन से आगे खींच रही है। हाँ तो हाँ तो सर लेकिन यार ये रस्सी पे से 15 न्यूटन का देखो पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, a pull of 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू द रोप, टू अ रोप। 15 न्यूटन का इस पे अप्लाई किया गया है, हाँ। लेकिन ये पूरा फोर्स इस पूरे मास को खींच के इतना एक्सेलरेशन ला दे रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स ज्यादा है इधर, तभी तो इतना एक्सेलरेशन लाया। हाँ। तो नेट फोर्स, अब अगर रस्सी को हटा दें तो इस पे जो, क्योंकि पूरी बॉडी इस एक्सेलरेशन से, ये भी उसी एक्सेलरेशन से ज्यादा है। इसका मतलब केवल अगर रस्सी को छोड़ के देखे इस पे नेट फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन का। इसका मतलब ये 15 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, 14 न्यूटन तो यहाँ खर्चा हो गया। 14 न्यूटन खर्च क्यों हुआ, क्योंकि इतना इसका इनर्शिया है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रजिस्ट कर रहा है, और रजिस्ट कर रहा है इसका मतलब इतना फोर्स हाँ, लगा। 14 न्यूटन खर्च हो गया। उसके बाद कुछ मास 0.5 kg उसका रस्सी का है। और तो सर मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 देखो, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ इसमें कह रहा है अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है, ये वुडन ब्लॉक है, ठीक, इसका मास 2 किलोग्राम है। उसके बाद इसमें कह रहा है रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। किस पे रेस्ट है, सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। सॉफ्ट का मतलब कमजोर है, नरम है, ऐसा समझ लो। सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर
पे वुडन ब्लॉक है जो कि 2 किलोग्राम का है और यह सॉफ्ट है, इसका मतलब टूट भी सकता है ज़्यादा भारी हो, ऐसा समझ लो। जैसे कोई चीज़ ऐसे ले लो, गत्ता ले लो, उस पे है और ज़्यादा फोर्स कर दोगे तो ये टूट जाएगा। अब उसमें कह रहा है सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 किलोग्राम, आयरन सिलेंडर मास 25 किलोग्राम का है, आयरन सिलेंडर ये कह रहा है कि व्हेन एन आयरन सिलेंडर of mass 25 kilogram is placed on the top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with the acceleration of 0.1 second, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जब 2 किलोग्राम का इस पे सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा था तो ठीक था, ये रुका हुआ था, लेकिन जब इसी सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक ब्लॉक रख दिया जाता है सिलिंड्रिकल और जिसका मास 25 किलोग्राम है, कितना 25, तब क्या करता है ये सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर टूट जाता है और ये टूटने के बाद नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे मूव करने लगता है विद ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, मतलब कि ब्लॉक का एक्शन, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है फ्लोर का, इस पे ब्लॉक का एक्शन फ्लोर पे, तो एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर। ठीक, ये पहली बात, मतलब कि जब सिलेंडर नहीं रखा गया तब ये इस पे कितना एक्शन लगा रहा है, एक्शन फोर्स वो। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द यील्ड, बिफोर एंड आफ्टर, फर्स्ट बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर द फ्लोर यील्ड। यील्ड मतलब जानते हो, यील्ड मतलब हार जाना, टूट गया, यहाँ पे ये फ्लोर टूट गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो बिफोर के लिए पहले, बिफोर में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये रहा ब्लॉक, ठीक, जिसका मास 2 किलोग्राम है। ठीक, अब ये बताओ ये फ्लोर पे कितना नीचे की तरफ मास mg लगेगा और फ्लोर भी उस पर कितना फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, रिएक्शन फोर्स R, और यही रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है ना, ये कह रहा था एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, तो ब्लॉक जो है फ्लोर पे इतना फोर्स लगाएगा और इक्वल फोर्स रिएक्शन, इसका मतलब ये दोनों इक्वल, तो R इज इक्वल टू mg। यहाँ तो आ जाएगा सीधा मास कितना, 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू इसमें 10 कहाँ रखने के लिए 20 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक जो है फ्लोर पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्शन कर रहा है, यही पूछा। अब सेकंड, आफ्टर यील्ड, आफ्टर के केस में क्या हो जाएगा, आफ्टर के केस में देखो ये पूरी सिस्टम ऑफ बॉडी इतने एक्सेलरेशन से चल रही है, इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तभी तो ये चल रहा है। अच्छा नेट फोर्स, अच्छा अब जो है इस पे जो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे बॉडी पे लगेगा वो 25 + 2 25 + 2 × जी लगेगा, 25 × 2 27 जी नीचे की तरफ, और नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये नीचे चल रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ब्लॉक टूट चुका है, ब्लॉक टूट। अच्छा ये बता, पूरी बॉडी भी तो इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी, पूरी ये बॉडी मिल के, ये R डैश मान लेते हैं, पूरी बॉडी की खाली तब्दी लगाएगी ना बस। हाँ वही तो, ये पूरी बॉडी के कारण पूरी बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी और ये फ्लोर जो है इस पे लगाएगा, लेकिन फ्लोर टूट गया, इसका मतलब ये वाला फोर्स कम पड़ गया, ये ज़्यादा, इसका मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स ये इधर क्या है 27 जी mg माइनस R डैश कम हो गया ना। अब ये कम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन वो फोर्स कम हो गया, नेट फोर्स ज़्यादा है, और इज इक्वल टू ma में कौन सा लगाएंगे, ये पूरा, क्योंकि पूरी बॉडी आ रही है 27 × a, बात समझ में। हाँ, तो R डैश निकाल लो, R डैश आ जाएगा 27 g - a, तो आ गया 27, g की वैल्यू 10 - 0.1, 10 में 0.1 घटाओगे कितना आएगा 9.9 आ जाएगा, 27 × 9.9, ये कितना मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ये पूछा था आफ्टर कितना फोर्स, 10 से मल्टीप्लाई, मतलब इतना फोर्स 270 में से 227.27 मल्टीप्लाई तो माइनस कर दीजिए आंसर आ 270 - 2.7 कितना आएगा 270
270 में से 2 गया कितना आएगा 68 267 267.3 ठीक। इतना न्यूटन का ये फोर्स लगाएगा, हाँ ऊपर की तरफ लगाएगा, लेकिन नीचे ज़्यादा फोर्स पड़ जा रहा है 270 पड़ जा रहा है, इसलिए नीचे आ जा रहा है। देख रहे हो गया। चलो देखो इसमें क्वेश्चन दिया है, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3 ब्लॉक है कनेक्टेड टुगेदर लाई ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे ये तीनों हॉरिजॉन्टल पे है और 2 रस्सी से कनेक्ट हैं, और जिसमें टेंशन T2 है, इसमें टेंशन T1 T2 की टेंशन किस लिए, क्योंकि मास अलग अलग है और रस्सी अलग है, इसलिए टेंशन भी अलग है। मास पे डिपेंड नहीं करता, आप बताइए। हाँ तो मास अगर सेम हो जाएगा, मास सेम हो देखो तब भी टेंशन अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टेंशन लगेगा ये दोनों बॉडी के कारण आएगा, और यहाँ जो टेंशन लगेगा केवल इसके कारण आएगा, तब भी टेंशन अलग। डिफरेंट ड्रॉप डिफरेंट टेंशन, बस इतना याद करोगे ठीक। अब देखो उसके बाद इसमें कह रहा है टेंशन T1 और T2 और मास दिया हुआ है ये 5, 10, 15 किलोग्राम टेंशन T1 और T2, और ये फोर्स जिससे ये इसको पुल किया जा रहा है वो 15 न्यूटन का है ठीक। तो सबसे पहले पूरी बॉडी क्योंकि जा रही है, मूव कर रही है आगे की तरफ, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या आएगा? फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, क्योंकि टोटल मास को खींच रहा है ना, टोटल मास। फोर्स कितना 50 न्यूटन और टोटल मास कितना है, ऐड कर लो 15 10 और 5 15 15 15 30 कहाँ 60 है 30, ये आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब पूरी बॉडी मूव कर रही है। अब देखो ये टेंशन 2 जो आ रहा है, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, क्या बनाएं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम, अगर m1 मास का बनाएंगे क्या मिलेगा? इधर फोर्स F लग रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में T2 फोर्स लग रहा है टेंशन, और ये बॉडी इधर की तरफ इस एक्सेलरेशन से मूव कर जा रही है। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, m1 इंटू a, m1 इंटू a ठीक। तो ये आ जाएगा टेंशन 2 कितना आएगा? T2 इधर कर दो, फोर्स 50 न्यूटन माइनस m1 की वैल्यू 5 और ये 5/3, तो ये आ गया 50 इंटू 25/2 3 सॉरी 50 3 या 150 150 में 25 घटाएंगे 125/3, इतना न्यूटन का फोर्स ये T2 है। और T1 कैसे निकालेंगे? T1 कैसे निकालेंगे? तो T1 चाहे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले लो, चाहे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले लो ठीक है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम लोगे तो यहाँ है m3 पे केवल एक टेंशन लग रहा है और ये बॉडी इधर इस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो क्या आ जाएगा? T1 इज इक्वल टू m3 इंटू a, m3 इंटू a एक्सेलरेशन। तो T1 m3 कितना है? m3 15 इंटू a 5/3 3 5 वो भी लगा रहा है उस तरफ पीछे तरफ। कहाँ ये कहाँ लगा रहा है? वो नहीं ये यहाँ पे। अरे आएगा से, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने इसका बनाया है ना, तो यहाँ लगाओगे T2 और T1 दोनों करना पड़ेगा। दिखा दो देखना दोनों में सेम आंसर है। कहाँ परेशान हो रहे, ये आया देखो आंसर कैसे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ m2, अब m2 पे नेट फोर्स किधर लग रहा है? एक T2 इधर खींच रहा है और T1 इधर लग रहा है, यही ना। तो नेट फोर्स इधर लग रहा है तभी तो एक्सीलरेट हो रहा है। क्या आएगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m2 इंटू a। m2 का कितना है? 10 इंटू 5/3 50/3। T2 कितना पता है हमको? T2 ये है 125/T2, हमको निकालना है T1 उधर कर दो। T2 माइनस 50/3 ये कितना है? 125/3 माइनस 50/3। 125 में 50 घटाओगे कितना आएगा? 75 आएगा ना। 75/3 25 न्यूटन, यहाँ पे भी 25 न्यूटन आया था, कहीं दिक्कत नहीं होगी ठीक है। कौन सा विषय चलोगे? ये इसलिए लिया कि क्योंकि एक ही स्टेप में था और यहाँ पे 2 फोर्स घटाने थे, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम निकाला गया ठीक है। करोगे इसी टाइप के क्वेश्चन है। हाँ करूँगा, करना नहीं, 2-3 क्वेश्चन अभी बहुत है। अभी का मतलब ये सब है कुंडली पे जब टॉपिक अभी फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन में भी ये सब पढ़ना पुली वाला सिस्टम।
और फ्रिक्शन के बाद वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, बस खत्म उसके बाद। वो सेंटीमीटर हाँ लास्ट में है फ्रिक्शन ऑफ द नेसेसरी इवेंट, नहीं पुलिंग लॉन ये है थोड़ा सा स्टार्ट में मोटर वाला है, वो शायद सिलेबस में नहीं है। कार का सर्कुलर मोशन या बैक ये है, मोशन इन वर्टिकल सर्किल ये है टीचर वो है सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन सिलेबस में है ना।